हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आप लोग के विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी है मेरे दोस्त, और आप लोग का जो विज्ञान का तीनों सेक्शन है, यानी फिजिक्स वाला, आपका बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला, तीनों सेक्शन से इसमें प्रश्न लिया है। आप लोग देख सकते हो ये फिजिक्स से, नीचे आप लोग देख सकते हो ये केमिस्ट्री वाले सेक्शन से, और फिर ये बायोलॉजी वाले सेक्शन से। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इधर देखो, मैंने इनका डिटेल में पहले से ही सॉल्यूशन कर रखा है, जिससे आपको आसानी से मैं सारी की सारी चीज़ें समझा सकूं। यहाँ पे देख सकते हो, इधर मैं आ जाता हूँ, 1 मिनट। इस बगल आप लोग देख सकते हो ये फिगर सहित अच्छे से मैंने सारी चीज़ें सॉल्व कर रखी है। तो चलो हम लोग देखते हैं एक एक चीज़ों का सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनली आज 1 दिसंबर है और 1 दिसंबर को हमने लॉन्च कर दिया है जो हमारी एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी। जी हमें दोस्त, जो हमारी एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी, इस एप्लीकेशन पे हमने लक्ष्य बैच लॉन्च कर दिया है, जिसकी प्राइस हमने 299 रुपये रखी है। लेकिन आज चूँकि लॉन्चिंग डेट है तो ऑफ़र में आपको ये प्राइस 299 से भी कम, आपको 250 रुपये में ही ये लक्ष्य बैच मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी वहाँ पे अगर आप पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन से नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कर भी, वहाँ नंबर दिया गया है, आप हमें पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। बैच में आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2023 के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, हिंदी के सातों सेट का, मैथ के सातों सेट का, सारे सब्जेक्ट के सारे सेटों का, उसके अलावा मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर, बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर, सबका वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आप ज़रूर इस ऐप पे जाकर ये बैच ज्वाइन कर लेना। अब चलो, और साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका पीडीएफ भी, जैसे ये पीडीएफ उस बैच में मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। फ्री ऐसे ये भाई पीडीएफ सबको मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप बैच ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे देख सकते हो पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, कि स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति, और 2 क्वेश्चन दिया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो और दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। 4 नंबर में यह प्रश्न आता है। और इस साल का आप 2023 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो आप उठाकर देखिएगा, उसमें ऐसा प्रश्न मतलब कई पेपर सेटों में पूछा गया था। तो चलो इन प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न क्या है कि स्वच्छ किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए, यानी वही किरण आरेख बनाना है। फर्स्ट क्या कहाँ, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो। तो यहाँ पे देखो, 1 मिनट, यहाँ पे देखो फर्स्ट का, यहाँ पे ये किरण आरेख है। देखो यहाँ पे हम लोग की ये AB ये वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया कि हाँ ये वस्तु है, ठीक। यहाँ ये C है, यानी वक्रता केंद्र पे स्थित है। तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आपका अवतल दर्पण है। तो इधर से जो प्रकाश आएगा, यहाँ से देखो ये प्रकाश जो आ रहा है, यहाँ से आकर और ऐसे दर्पण से टकराकर फोकस से होकर ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वक्रता केंद्र से इधर से प्रकाश जाएगा दर्पण से, ये आपका इधर से, यहाँ से अगर कोई प्रकाश इधर फोकस से वस्तु से इधर फोकस से होते हुए आता है तो दर्पण से टकराकर ये ऐसे समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे गुजर जाएगा। तो दोनों किरणें यहाँ पे काटेंगे, यानी प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा प्रतिबिंब। ये मुख्य अक्ष है, इसके नीचे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, ठीक है। और दर्पण के ये सामने इधर बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपका एक तरह से वास्तविक होगा, क्योंकि किरण दोनों वास्तव में अपन एक दूसरे को काट रही हैं। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वस्तु के बराबर, वस्तु के एकदम सेम साइज का बनेगा, जितनी वस्तु की साइज होगी उतनी ही आपका प्रतिबिंब का साइज होगा। क्लियर। तो ये किरण आरेख हुआ अगर वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो। सेकंड किरण आरेख आपको किस चीज़ का बनाना है, अगर वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। तो देखो यहाँ फिगर में देखो, इस सेकंड किरण आरेख में देखो, जो वस्तु है दर्पण के ध्रुव, ये पोल है, यानी जो ये दर्पण है इसका पोल है, अवतल दर्पण का ध्रुव है,
और आपका फोकस यहाँ पे है, कहीं भी बीच में ये वस्तु, मान लो यहाँ पे देखो ये वस्तु ये भी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे जो वस्तु की स्थिति है भाई यहाँ पे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच है। तो यहाँ पे किस प्रकार का किरण मतलब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो देखो वस्तु से जाने वाला प्रकाश ऐसे आएगा, दर्पण से टकराकर ये फोकस होकर ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा, गुजर जाएगा, ठीक। और वक्रता केंद्र से आने वाला जो आपका प्रकाश होगा वस्तु से होते हुए फिर दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगा, ठीक। तो यहाँ किरणें एक दूसरे को वास्तव में कहीं नहीं काट रही है। अब इनको हम लोग थोड़ा ऐसे देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये पीछे दर्पण के पीछे आभासी रूप से एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। और आभासी रूप से काट रही है तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये रहा किरण आरेख दोनों का जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियों पे प्रतिबिंब बनता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 6 की 6 स्थिति आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं भी पूछ सकता है, कहीं भी वस्तु की स्थिति रख सकता है अनंत पे, ठीक है, कहीं भी रख सकता है और आपसे किरण आरेख बनाने को पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें डिटेल में याद होनी चाहिए और किरण आरेख आपको बनाना आना चाहिए, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे आप अगला प्रश्न देख सकते हो, यहाँ सेकंड नंबर, ठीक है। यह प्रश्न है कि निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी है, इसमें ये सब प्रतिरोध कई जुड़े हुए हैं। इसमें हमें 3 ठे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 6 मार्क में प्रश्न आएगा और निश्चित है देखना आपके एग्जाम में इस बार आएगा, क्योंकि बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस बार चूँकि आपका ना जो आप जानते हो कि जो आपका जनित्र था और विद्युत मोटर था, इस बार के सिलेबस से हट गया है, ये टॉपिक हट गया है। तो बहुत सारा 6 मार्क वाला क्वेश्चन एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाला होगा ना उसके पास नहीं बचता है कि कौन बनाऊं कौन नहीं बनाऊं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, निश्चित है फंसेगा आपके किसी न किसी पेपर सेट में। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये किरण आरेख दिया हुआ है, ठीक, इसमें हमें दिया हुआ है कि 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है क्वेश्चन में। और यहाँ पे फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। ओके, यहाँ देखो, यहाँ बिंदु ए है, यहाँ बिंदु बी है, इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी कुल प्रतिरोध याद करना है। तो देखो यहाँ पे इधर से ये आपका मान लो यहाँ से आपकी धारा आ रही है और यहाँ आकर 2 भागों में बट जा रही है, यानी यहाँ 2 भागों में बटने का मतलब कि यहाँ पे आपका क्या हो जा रहा है, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम यहाँ पे हो जा रहा है। तो और यह आगे देखो जाकर इसी सर्किट में जुड़ा हुआ है, तो ये 4 ओम और 2 ओम के एक ही मतलब पंक्ति में जुड़े हुए हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, और यहाँ ये दोनों जो हैं ये भी श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक, श्रेणी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि परिपथ में ए तथा बी के मध्य 4 व 2 ओम तथा 2 ओम व 1 ओम अलग अलग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो ये आपके 4 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध है और ये 2 ओम और 1 ओम का जो ये प्रतिरोध है अलग अलग श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो इनको जोड़ते हैं और हम लोग तुल्य प्रतिरोध याद करते हैं। तो आगे लिखोगे, माना इनका तुल्य प्रतिरोध R1 व R2 है, मान लो इनका तुल्य प्रतिरोध R1 है और इनका तुल्य प्रतिरोध R2 है, तब हम लोग का R1 बराबर क्या हो जाएगा, और भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का फार्मूला R = होता है R1 + R2 + R3, यानी जितना प्रतिरोध होता है उतना ले लेते हैं। तो R1 का मान हम लोग का यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा, R2 का मान 2 ओम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को हमने ऊपर वाले को जोड़ा तो ये 6 ओम आ गया। अब नीचे वाले दोनों को जोड़ते हैं, यानी वही R2 जो हमने माना था तो वो आपका 2 + 1 यानी 3 ओम आ गया, ठीक। तो अब हमने क्या किया कि इसको और इसको जोड़ लिया। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ केवल एक प्रतिरोध बचेगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अब केवल यहाँ पे एक प्रतिरोध बच जाएगा और फिर इन दोनों को हमने जोड़ा तो केवल अब यहाँ एक प्रतिरोध बच जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर हमने कितना बना लिया, 6 ओम। तो यहाँ 6 ओम का अब ऊपर प्रतिरोध बचेगा और इन दोनों को हमने जोड़ा तो वो 3 ओम का प्रतिरोध आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे,
अब ये यहाँ से धारा आ रही थी इधर और इधर दो भागों में बट रही थी, तो ऊपर हमने दोनों को जोड़ा, यहाँ पे दो हम लोग प्रतिरोध है तो वो 6 ओम आया और नीचे आपका 3 ओम। तो अब ये दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ही यहाँ पे लिखोगे कि अब 6 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध यानी वही कुल प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है। तो 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 का मान अब यहाँ हम लोग 6 लेंगे। ठीक है, और 1/R2, R2 का मान अब यहाँ पे हम लोग 3 लेंगे। तो 1/6 प्लस 1/3 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 3/6 आएगा। ठीक है, तो 1/R इक्वल टू 3/6, ये कटेगा तो 3 दूनी 6 यानी 1/2 हो जाएगा। 1/R बराबर 1/2, तो ये पलटेगा पूरा पूरा, तो R बराबर आपका 2 और 2 क्या ओम, क्योंकि प्रतिरोध है। तो आपका यहाँ पे हम लोग का तुल्य प्रतिरोध आ गया कि जो AB के मध्य कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा आपका 2 ओम। यहाँ पे हम लोग का निकल कर आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे आपको ज्ञात करना है। पहले ऊपर दो हम लोग के श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो उनको जोड़ लेना है श्रेणी क्रम के फार्मूले पे, नीचे दो श्रेणी क्रम में जुड़े थे तो उनको जोड़ लेना है, और फिर जो आएगा तो फिर दोनों को आपको समांतर क्रम में हो जाएंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर जोड़ लेना है। तो इस प्रकार AB के मध्य कुल प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। अब देखो हमें परिपथ में धारा पूछा जा रहा है कि परिपथ में धारा यानी I का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे परिपथ में धारा, तो अब देखो नीचे यहाँ पे देखो आप लिखोगे कि अब परिपथ में 2 तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा हमने A और B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात किया तो वो कितना आया, वो आया आपका यहाँ पे 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो एक प्रतिरोध है तो यहाँ से जो धारा आएगी यहाँ से भी तो होकर गुजरेगी, तो ये 2 ओम और ये 3 ओम देखो एक ही तार के अंतर्गत है, यानी दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को हम लोग जोड़कर पहले पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, क्योंकि धारा पूरे परिपथ के साथ मतलब निकाली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखो तो वही कहेंगे कि वही लिखा है यहाँ पे कि अब परिपथ में 2 ओम यानी यहाँ पे जितना भी प्रतिरोध है सबको जोड़कर 2 ओम आया उसकी बात की जा रही है। ठीक, तथा 3 ओम मीन्स इस 3 ओम की बात की जा रही है। ठीक है, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तब संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब देखो यहाँ संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रतिरोध था उनको जोड़े थे हमने तो 2 ओम आया और यहाँ 3 ओम है, तो इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो हम लोग का 3 2 5 ओम, कुल प्रतिरोध हम लोग का 5 ओम आ जाएगा। यानी पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध 5 ओम है और A और B के मध्य हम लोग का जो तुल्य प्रतिरोध है वो केवल 2 ओम है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा इस परिपथ का हम लोग का प्रतिरोध 5 ओम आ गया, हम लोग का विभवांतर 10 वोल्ट पहले से है ही, तो यहाँ से हम लोग का अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें I का मान ज्ञात करना है। तो भाई हम लोग ओम के नियम से क्या देखेंगे, ओम का नियम क्या होता है भाई, V इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ से हम लोग का I ज्ञात कर रहे हैं तो R इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी I बराबर हम लोग का V/R हो जाएगा। V का मान 10 है और हम लोग का R का मान यानी संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, भाग देंगे तो 2, और 2 क्या एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं तो आगे A लगा देंगे, तो सिंपल। तो इस प्रकार ये निकल कर आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो परिपथ में धारा भी निकल कर आ गई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि A और B के मध्य विभवांतर। ओके, A और B के मध्य हमें विभवांतर का मान पूछा जा रहा है, तो A और B के बीच हमें अगर विभवांतर पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे कि A और B के बीच हम लोग की धारा कितनी बह रही है और प्रतिरोध कितना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग थर्ड वाला प्रश्न में लिखेंगे कि A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 ओम। ओके, मतलब यहाँ A और B के मध्य भाई हम लोग का कुल प्रतिरोध हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 2 ओम है, तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। और चूंकि इसमें इधर से जो धारा जा रही है तो भाई वो तो जितनी धारा यहाँ रहेगी वही भी यहाँ आकर प्रतिरोध में बहेगी, यानी I का मान तो हम लोग मतलब वही लेंगे। तो I का मान हमने दिया नहीं है, हमने निकाला है 2 एम्पियर ही लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से R का मान 2 ओम हो गया और I का मान 2 एम्पियर हो गया। तो इस प्रकार ओम के नियम से हम लोग
V इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है, ए बी के मध्य। तो यहाँ से V इक्वल टू आई इंटू आर हो जाएगा और V इक्वल टू हम लोग का विद्युत धारा 2 एम्पियर बह रही है और कुल प्रतिरोध ए बी के मध्य 2 ओम है, तो वो 2 ओम और दोनों का गुणा कर देंगे तो हम लोग का 2 दूना का, देखो यहाँ पे 2 वोल्ट नहीं बल्कि आपका 2 दूना का 4 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार हमने कितने, कुल मिलाकर 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। बाकी इसमें 3 सवाल थे, एक ही में प्रत्येक का आपको 2-2 मार्क मिलेगा, यानी 6 मार्क में ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे चलते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे हम लोग का क्या है, इधर देखो अगला प्रश्न है हम लोग का, यहाँ पे आपका 3rd वाला केमिस्ट्री वाले सेक्शन से। यह क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए। ओके, निम्न अभिक्रियाओं को लिखिए और इसमें हमें देखो ये 3 ठे हमें दिया हुआ है कि मेथेन की दहन अभिक्रिया, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन। ठीक है, तो चलो इनको हम लोग देखते हैं। मेथेन की सबसे पहले दहन अभिक्रिया, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 3 का मैंने उत्तर लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला है कि मेथेन की दहन अभिक्रिया। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मेथेन की दहन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, मेथेन की दहन अभिक्रिया ऐसे ही हेडिंग डालकर आप लिखोगे कि चूँकि देखो पहले ये क्या होती है मेथेन की दहन अभिक्रिया, मैं आपको बताता हूँ। जब मेथेन ऑक्सीजन से, जो मेथेन होता है जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, वायु से अभिक्रिया करता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और उसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो एक मतलब विस्फोट के रूप में निकलती है, इसमें से काफ़ी ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए इसको हम लोग मेथेन की दहन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो, तो ये पूरी अभिक्रिया हो गई। अब इसको संतुलित करोगे तो ये तो आई थिंक संतुलित है पूरी तरह से, इसलिए यहाँ पे संतुलित नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लगाया गया है, जैसे कार्बन इधर हम लोग का 1 है तो इधर भी कार्बन 1 है, उसके अलावा हम लोग का हाइड्रोजन इधर 4 है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है हम लोग का। ठीक है, 2 ही है, इसका मतलब कि इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। चलो ये संतुलित नहीं है, इसको अभी देखता हूँ। पहले आपको क्या लिखोगे यहाँ पे कि मेथेन वायु से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है, साथ ही विस्फोटक के रूप में इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसे ही मेथेन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आप लोग लिख दोगे। ठीक है, और उदाहरण लिखोगे CH4 हम लोग का मेथेन हो गया, ये देखो O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का H2O का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करना है तो चलो हम लोग संतुलित कर लेते हैं। देखो इधर हम लोग का अभिकारक में कार्बन 1, इधर उत्पाद में हम लोग का कार्बन 1, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इधर 2 है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगाना पड़ेगा, तभी तो 2 दूना के 4 होगा। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो देखो यहाँ पे 2O2 लिखा है, मतलब यहाँ पे O2 था। ठीक है, यानी ऑक्सीजन 2 था और इधर हम लोग का ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे भी मतलब 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, 2 दूना के 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 2, यानी 4 और इधर भी 4, यानी संतुलित हो गया ये पूर्ण रूप से। यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक, तो इस तरह से आपको संतुलित कर भी लिखना होता है। तो ये हो गया हम लोग का मेथेन की दहन अभिक्रिया का। इसमें आपको देखो अभिक्रिया ही केवल लिखना है, आप अभिक्रिया भी लिख दोगे, ये हिंदी जो मैंने ये लिखा है तो इसको नहीं लिखोगे तो काम चल जाएगा, केवल ये अभिक्रिया, लेकिन आपको लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, बाकी ये आपको निम्न अभिक्रिया को लिखिए, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, या निम्न अभिक्रियाओं पर टिप्पणी लिखो, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो एथिलीन की हमें योगात्मक अभिक्रिया, भाई योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो सिंपल यही यहाँ पे लिख दोगे, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया हेडिंग डालकर, कि जब एथिलीन अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग का C2H4, ये हम लोग का एथिलीन होता है। ठीक है, यह जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया करता है तो देखो यहाँ पे C2H5Br का यहाँ पे निर्माण कर लिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड से भी आपका अभिक्रिया करेगा तो C2H5Br आपका बनाएगा। अब ये C2H5Br हो गया, यस यहाँ पे HCl से अभिक्रिया करेगा तो C2H5Cl का निर्माण करेगा। सिंपल, तो ये आपका
क्या हो गया, एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया है। दो आपके मतलब एक तरह से अभिकारक मिले और एकल उत्पाद का इधर निर्माण किए, तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो गई। और एथिलीन की योगात्मक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एथिलीन है। ठीक, चलो बस यही आपको करना था। आगे देखते हैं, अगला हम लोग का है यहाँ पे क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन, यानी वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन हेडिंग डालकर लिखोगे कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस 373 केल्विन ताप पर जल योजन प्लास्टर ऑफ पेरिस का 373 केल्विन ताप पर जल योजन कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे भाई ये देखो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, ये आपका मतलब जिप्सम का एक तरह से फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, या जल योजन इसका कराते हैं तो यहाँ पे ये जिप्सम का निर्माण होता है। ये काफ़ी थोड़ी खतरनाक अभिक्रिया होती है, आप याद कर लेना, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये हम लोग का तीनों टॉपिक हो गया। अब चलो एक और हम लोग का बायोलॉजी वाला प्रश्न बचता है, इसको भी कर लेते हैं। यह क्या है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, हमें मानव में लिंग निर्धारण को समझाना है। मतलब लिंग निर्धारण यानी कब पुरुष का मतलब जो पुरुष और एक स्त्री है तो उनमें मान लो कब मतलब जैसे मतलब बच्चे का जो जन्म होगा वो लड़का होगा कि लड़की, सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे इसको हम लोग मतलब डॉक्टर या कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखोगे, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछ दे, या मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो आप कैसे इसका आंसर लिखोगे। आप इसका आंसर लिखोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अब पिता के गुणसूत्र पर निर्भर क्यों करता है, क्योंकि देखो माता में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो केवल XX होता है। ठीक है, और पिता में XY होता है। तो यहाँ से माता से तो हमेशा X ही मिलेगा, अब पिता से कि तो X मिलेगा कि तो Y मिलेगा। ठीक, माता से मान लो हमेशा X मिलेगा, पिता से एक बार X मान लो मिला तो XX बना, और अगर एक बार मान लो Y मिला तो XY, यानी इस दो प्रकार की चीज़ें बनेंगी। और जब XX जहाँ आएगा वहाँ आपका लड़की मतलब पैदा होगी एक तरह से, और जहाँ XY आएगा वहाँ आपका लड़का होगा, सिंपल। तो जो लड़की पैदा होगी या लड़का, ये डिपेंड करेगा किसके गुणसूत्र पे, पिता के गुणसूत्र पे, न कि माता के गुणसूत्र पे, क्योंकि माता में XX ही गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से X आएगा मतलब XX जुड़ता है तो वहाँ पे लड़की होती है, और XY जुड़ता है तो वहाँ पे आपका लड़का होता है। तो भाई Y कहाँ से आएगा, Y तो पुरुष से ही आएगा ना, तो पुरुष पे ही डिपेंड करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। तो वही है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा गया कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से केवल X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है, वंशानुगत यानी वही प्राप्त हुआ है, वह लड़की, क्योंकि भाई माता से हमेशा X प्राप्त होगा और पिता से X आ गया तो XX हो गया, तो ये लड़की होगी। ठीक है, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। यानी माता से तो मान लो X ही आएगा और पिता से मान लो Y मिल जाता है तो वहाँ पे XY बन जाता है और वहाँ पे लड़का का मतलब जन्म होता है, सिंपल। तो इस तरह से आप लोग ये लिख दोगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे आप लोग लिख दोगे, 4 मार्क में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरा ये फिगर के साथ मैंने समझाया हुआ है, आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है। जैसे ये फादर है तो फादर में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, और जो मदर है यानी माता है उसमें केवल XX पाया जाता है। तो यहाँ देखो यहाँ पे दर्शाया गया है कि ये फादर से यहाँ पे X आ रहा है और यहाँ मदर से भी X मिल रहा है, तो XX बन रहा है, तो यहाँ पे आपका लड़की होगी। ठीक है, अगर पिता से यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे मान लो पिता से Y आ रहा है और इधर माता से X आ रहा है, तो आपका XY बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे XY बनेगा तो आपका सन प्राप्त होगा। अब देखो यहाँ एक और दर्शा रहा है कि इधर मान लो फादर से X आ रहा है, मदर से X आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डॉटर, और यहाँ पे वही यहाँ पे फिर दर्शाया गया है एक, मतलब यहाँ पे 4 चीज़ें हैं तो 4 स्थितियाँ होगी भाई। जैसे XY है और एक इधर XX है, तो एक बार ये दोनों मिलेगा और एक बार ये मिलेगा, तो इन दोनों स्थितियों में आपका XX ही बनेगा। ठीक है, और एक बार आपका नहीं X और Y, ये XX बन गया और XY, और एक बार ये आपका Y
नहीं, ऐसा तो स्थिति नहीं बनेगा। वाई कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसमें तो एक्स ही है। यहाँ पे देखो, सॉरी इधर समझा देता हूँ, 1 मिनट। इधर देखो, एक्स एक्स और एक्स वाई, ठीक है। पहली स्थिति क्या होगी, ये एक्स और ये एक्स मिलेगा, ठीक। दूसरी स्थिति क्या होगी कि ये एक्स और ये वाई मिलेगा, ठीक। उसके बाद तीसरी स्थिति ये एक्स और ये एक्स मिलेगा, ठीक है। चौथी स्थिति में ये एक्स और ये वाई मिलेगा, नहीं एक्स वाई। तो ये 4 स्थितियाँ होगी। तो इन दोनों स्थितियों में आपका लड़की ही बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स है और एक्स वाई, तो ये लड़का लड़का, सिंपल। तो यहाँ पे 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। यहाँ पे वही, यहाँ पे 4 स्थितियाँ दर्शाई गई है, सिंपल, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का जो 4th नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर। तो इस वीडियो में हमने इन 4 क्वेश्चन को किया। चारों काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इन चारों क्वेश्चन को क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी जो हमारी एप्लीकेशन है यूपीएमएसपी स्टडी, इस पर हम लोगों ने जो लक्ष्य बैच लॉन्च किया है उसे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको हिंदी के, मैथ के, साइंस, मतलब सारे सब्जेक्ट के जो 2023 में जितने भी पेपर हुए थे सातों सेटों के, उनका एकदम अच्छे से सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना बैच। और साथ ही इस पे आपको जो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर है ऑफिशियली, उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक। और मैं खुद मॉडल पेपर बना रहा हूँ अपना। इन सबको पढ़ लोगे यार ना, आराम से आपके 80 से 90% मार्क आ जाएंगे, ठीक। जो बैच मैंने लॉन्च किया उसमें केवल आप पढ़ लोगे तो, ठीक। तो आप ज़रूर ज्वाइन करना। बाकी चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।